नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आज हम देखेंगे कि धन विधेयक के अंतर्गत क्या क्या है। धन विधेयक जो होता है, नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है कि धन से संबंधित जो भी विधेयक होंगे वो धन विधेयक कहलाएंगे। परंतु उस पर भी जो है ये निर्धारित किया गया है कि इन इन विषयों को ही धन विधेयक कहा जाएगा। सभी धन से संबंधित विषयों को जो है धन विधेयक नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि धन विधेयक किन्हें कहा गया है। ठीक है, इसके अनुसार जो है कोई भी विधेयक तब तक धन विधेयक नहीं माना जाएगा जब तक कि जो इनसे संबंधित जो वर्णित जो समस्त उपबंध किए गए हैं उनसे संबंधित ना हो। पहला है टैक्स, यानी कि किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन करना। यानी कि किसी भी कर यानी टैक्स का अगर हम जो है लगाते हैं, हटाते हैं या उसमें वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, तो इस प्रकार के जो विधेयक लाए जाएंगे वो जो होंगे वो धन विधेयक होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। ठीक, जीएसटी जो कर था, ठीक है, तो उस प्रकार के जो विधेयक होंगे, हो सकता है आने वाले समय में नए प्रकार के कर जो है लगाए जाएं, या जो पुराने कर हैं उन्हें हटाया जाए, या जो भी जो कर है उन पे जो है उनके प्रतिशत जो है उनको कम किया जाए या बढ़ाया जाए। तो उस प्रकार के जो विधेयक लाए जाएंगे वो क्या होंगे? धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन करना। केंद्रीय सरकार द्वारा जो भी उधार लिए जाते हैं, उधार लिए गए धन होते हैं, उनका भी जो है क्या करना? नियंत्रण करना। ठीक है। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा। ऐसे किसी निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना। देखिए, भारत की दो प्रकार की निधियां होती हैं। पहला होता है संचित निधि, दूसरा होता है आपका आकस्मिक निधि। अब संचित निधि क्या होता है? संचित निधि होता है वो निधि होता है जिसमें कि हम जो भी टैक्स देते हैं, यानी कि भारत की जनता जो भी टैक्स देती है, वो टैक्स के पैसों को जो है संचित निधि में जमा कर दिया जाता है। साथ ही समय समय पर योजनाओं द्वारा या किसी द्वारा जो है उन पैसों को जो है जनहित के लिए जो है लगाए जाते हैं। साथ ही इस संचित निधि से जो है हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं, उनकी जो वेतन भत्ते हैं वो भी इसी संचित निधि द्वारा जो है दिए जाते हैं। ठीक है, तो संचित निधि ये हो गया। अब आकस्मिक निधि क्या होता है? आकस्मिक निधि होता है, इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम जैसे कहीं जाते हैं, घूमने उमने जाते हैं, तो हम कुछ पैसे रखे रहते हैं, लेकिन कुछ पैसे हम इमरजेंसी के लिए भी रखे रहते हैं दूसरे पॉकेट में, ताकि जब वो पैसे, मूल पैसे जो हैं, जो मेन पैसे अगर खर्च हो जाएं तो कुछ हमारे पास रिजर्व रहे, ताकि इमरजेंसी में 100-200 जो है वो काम आ सके। तो उसी प्रकार सरकार भी जो है एक आकस्मिक निधि बना के रखी रहती है, जिसमें समय समय पर जो है उसमें पैसे जो है डालते रहती है। और जब भी आपात की स्थिति हो, तो जब संचित निधि के पैसे कम हो जाएं, तब उन आकस्मिक निधि, उस जो आकस्मिक निधि है उससे पैसे निकाल कर ये जो है उसकी पूर्ति कर सकती है। तो इसीलिए आकस्मिक निधियाँ भी बनाई जाती हैं। तो धन विधेयक में क्या है कि भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना, यानी कि संचित निधि और आकस्मिक निधि में भी अगर धन जमा करना हो या उससे निकालना हो तो भी वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। चौथा है भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, यानी कि भारत की जो संचित निधि है उससे धन को निकालना, वो भी क्या आएगा? आपका धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। यानी धन विधेयक लाया जाएगा, उस विधेयक के द्वारा ही आप उससे संचित निधि से पैसे निकाल सकते हैं। अगला है भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना। देखिए, जैसे मैंने बताया कि संचित निधि से जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और भी जो हैं, उनसे उनका जो वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं, यानी कि वो संचित निधि से ही दिए जाते हैं। अब इसके अलावा किसी अन्य, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम ले लें किसी अन्य जो पद पे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम देख लें कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनका जो रहता है, उनका जो पेंशन, उनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पे भारित होते हैं। जबकि उनका जो पेंशन मिलता है, हाई कोर्ट के जज का पेंशन जो मिलता है वो भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। अगर उनका जो पेंशन है, अगर वह भी अगर भारत की संचित निधि से अगर देना हो, तो उसके लिए जो विधेयक लाया जाएगा वह भी धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गए आ गया होगा। साथ ही इसके अंतर्गत और क्या है कि जो उनका जो व्यय है, उन भी अगर राशि को भी अगर बढ़ाना है तो भी वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। अगला है भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण कराना, यानी कि भारत की संचित निधियों से जो भी पैसा दिया जा रहा है उनका जो है ऑडिटिंग कराना समय समय पर,
ठीक है। और धन की प्राप्ति जो हो रही है वो भी सभी जो विधेयक के तहत जो है वो धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। अब अब है कि किन्हें जो है किन विधेयकों को जो है जो धन से संबंधित तो हैं परंतु धन विधेयक नहीं कहलाएंगे। इसमें जो है 3 पॉइंट है। पहला है जुर्माना या अन्य धनीय शास्तियों का अधिरोपण करना, यानी कि जो सरकार जो है जो जुर्माना लगाती है और जुर्माने से जो सरकार को पैसा मिलता है, ठीक है, तो उससे जो पैसा मिलता है वो जो उस होगा वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके लिए मैं उदाहरण दे के समझाता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो है ट्रैफिक रूल जो है ट्रैफिक रूल्स के जो नियम थे, ठीक है, उन नियमों में जो जो उसमें जो जुर्माना था उसके जुर्माने को बढ़ाया गया था, 2 से 3 गुना कर दिया गया था। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जाना होगा, 1-2 साल पहले की बात है। तो वो जो जुर्माना जो बढ़ाया गया सरकार द्वारा जो विधेयक लाया गया होगा उस जुर्माने को बढ़ाने के लिए, वो धन विधेयक नहीं कहलाएगा। धन से संबंधित है परंतु वो धन विधेयक नहीं कहलाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो जुर्माना या अन्य प्रकार की धन शास्तियाँ यानी कि फाइन जो भी होंगे उन्हें अधिरोपण करना वो जो है धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएंगे। दूसरा है अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता है, यानी कि सरकार जो है लाइसेंस मान लो किसी प्रकार का उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस देती है, किसी कार्य के लिए लाइसेंस देती है, तो उस लाइसेंस देने के एवज में जो है उससे जो पैसा जो प्राप्त होता है सरकार को, वह भी उसके लिए जो है वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अगला है किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए, ठीक है, किसी कर के अधिरोपण करना, उत्साधन करना, परिहार करना, परिवर्तन या विनियमन करने का जो उपबंध करता है वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि जो स्थानीय प्राधिकरण या निकाय जो होते हैं, निकायों द्वारा जो है हमारे स्थानीय जो निकाय होते हैं उनके द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स जो पैसा प्राप्त होता है, ठीक है, उन टैक्स के लिए भी जो है अगर किसी प्रकार का कोई विधेयक लाया जा रहा है तो वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि किन 3 चीज़ों को नहीं मानना है धन विधेयक। जुर्माना, किसी प्रकार का जुर्माना लगाया जाता है उसके लिए जो विधेयक लाया जाता है वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा है अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस, और तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी या निकायों द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो भी टैक्स जो है धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम्स में, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, और इसके निर्णय को किसी भी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से एक एक लाइन से पॉइंट से जो है क्वेश्चन बनते हैं, आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक। जब धन विधेयक को राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है। देखिए, लोकसभा में जब विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक, एक विधेयक के तौर पे, तो वो धन विधेयक है या अन्य विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष पहला। उसके बाद उस पर वह पृष्ठांकित करेगा तो यह धन विधेयक है। अब धन विधेयक है तो उस धन विधेयक को सबसे पहले हम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि यह जो है यह हम धन विधेयक लोकसभा में ला रहे हैं, इस पर आपकी स्वीकृति चाहिए। राष्ट्रपति जैसे ही स्वीकृति देते हैं वैसे ही वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। संविधान में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया विहित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है, इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है और इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इस प्रकार के विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं और ये केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ ही केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक। अगला है, लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है। इसमें जो है राज्यसभा की शक्तियों को जो है काफ़ी लिमिटेड रखा गया है, क्योंकि ये धन से संबंधित है। धन से संबंधित है तो लोकसभा जो है धन पैसे से संबंधित है, और पैसा अगर तुरंत चाहिए तो लोकसभा क्या करेगी कि उन्हें तो है तुरंत जो है उस पैसे का उपयोग करना है किसी उचित कार्य के लिए, और अगर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में जा कर के अगर वो जो है अगर हो जाए, अगर अस्वीकृत कर दिया जाए, तो जो जिस काम के लिए सरकार उचित कार्य के लिए लगाने वाली थी उस पर क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इस कंडीशन को देखते हुए राज्यसभा की शक्तियों को जो है प्रतिबंधित किया गया है। तो क्या किया गया है देखते हैं। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकृत
या संशोधित नहीं कर सकती है। यानी कि जब राज्यसभा के पास धन विधेयक जाता है तो उसे ना तो अस्वीकार कर सकती है, ना ही उस पर किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ सिफारिश कर सकती है, अपनी सिफारिशें दे सकती हैं ये इस पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेकर। ठीक है, तो केवल वो सिफारिश कर सकती है। ठीक, और 14 दिन के भीतर उसे इस प्रकार की स्वीकृति देना होता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर अगर नहीं देती है, अपनी स्वीकृति नहीं देती है, या जो है सिफारिशें नहीं करती है, किसी भी प्रकार का उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो 14 दिन के बाद यानी 15वें दिन ये माना जाता है कि वो राज्यसभा से धन विधेयक पारित हो गया है। ठीक, लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे। उदाहरण के तौर पर अगर राज्यसभा ने किसी प्रकार का सिफारिश किया है लोकसभा को कि इस प्रकार की हम सिफारिशें दे रहे हैं, उन्हें भी आप जो है इस विधेयक पे जोड़िए, अगर लोकसभा को ठीक लगता है तो उन सिफारिशों को उस धन विधेयक में जोड़ेगी, अन्यथा उसे जो है अस्वीकार कर सकती है। यानी लोकसभा जो है राज्यसभा के द्वारा दिए गए सिफारिशों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिशों को मान लेती है तो फिर इस संशोधित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाएगा। ठीक, लेकिन यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को नहीं मानती है तो फिर इसे मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाएगा। यानी कि सिफारिशों को अगर लोकसभा मान ली तो वो उस विधेयक का हिस्सा बन जाएगी, और अगर नहीं मानती है लोकसभा, उन सिफारिशों को अगर नहीं मानती है तो जो पहला रूप था उस विधेयक का, उसी रूप में ही ये माना जाएगा कि दोनों सदनों से पास हो गया है। ठीक, अब यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं करती है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी शक्तियां जो है लिमिटेड रखी गई हैं। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति काफ़ी सीमित है। दूसरी ओर साधारण विधेयकों के मामले में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की गई है। यानी धन विधेयक के मामले में सिर्फ राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड हैं, बाकी अन्य जो साधारण विधेयक है उनमें देखा जाए उन विधेयक को साधारण विधेयक को लेकर के दोनों सदनों की सामान्य शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक, इसमें जो है धन विधेयक से संबंधित जो है मेन पावर जो है वो सिर्फ लोकसभा को ही है। ठीक है, और राज्यसभा जो है केवल सिफारिशों के लिए ही जो है बस रखा गया है। ठीक, अब दोनों सदनों से पास होने के बाद जब धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है तो वो या तो इसे स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है। ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। राष्ट्रपति क्या करेगा, दो काम करेगा, या तो स्वीकृति दे देगा या फिर उसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वो किसी भी दशा में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्स में यहीं से पॉइंट उठा करके जो है वो दे देता है। ठीक है, सामान्यतः लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति या सहमति ली जाती है, तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति इससे सहमत हैं और इस पे सहमति दे दिए हैं, इसीलिए वो इसे जो है अस्वीकार नहीं कर सकते हैं या फिर इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये जो है आपका धन विधेयक पूरा हुआ। एक एक पॉइंट यहाँ से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, एम लक्ष्मीकांत की बुक से है। ठीक है, अब हम देखते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक के अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साधारण विधेयक, पहला पॉइंट है साधारण विधेयक में कि इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यानी कि साधारण विधेयक है तो उसे कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है, राज्यसभा पहले राज्यसभा से भी हो सकता है या फिर पहले लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकता है। वहीं अगर हम धन विधेयक की अगर बारे में बात करें तो इसे सिर्फ लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पुनर्स्थापित किया जा सकता है का अर्थ है कि उसे सिर्फ लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, राज्यसभा से पहले ये प्रारंभ कभी नहीं होगा, तो यहाँ से अक्सर ये पॉइंट बनता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है इसे या तो मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यानी साधारण विधेयक है उसे कोई भी मंत्री या गैर सरकारी जो भी सदस्य होंगे उनके द्वारा जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक जो है सिर्फ मंत्री द्वारा ही इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुनर्स्थापित होता है। यानी कि साधारण विधेयक के केस में किसी प्रकार की राष्ट्रपति से पहले जो है अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं धन विधेयक में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की संस्तुति की यानी कि उनकी सहमति की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। वहीं धन विधेयक में जो राज्यसभा जो है धन विधेयक से संबंधित में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती। ठीक, पांचवा पॉइंट है साधारण विधेयक में इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है।
वहीं धन विधेयक को राज्यसभा जो है वो 14 दिनों के लिए रोक सकती है। छठवां पॉइंट है, साधारण विधेयक जो होता है राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं धन विधेयक में अगर देखा जाए तो इसे अध्यक्ष की प्रमाणन की यानी कि उसको पृष्ठांकन करने यानी कि उस पर नोटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है कि ये जो है विधेयक है, ये धन विधेयक है। ठीक, यानी उन्हें बताना पड़ेगा, अध्यक्ष को बताना पड़ता है कि ये धन विधेयक है, जबकि साधारण विधेयक में अध्यक्ष को बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक। सातवां पॉइंट है, साधारण विधेयक के केस में दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। यानी कि साधारण विधेयक में क्या होता है कि जब दोनों सदनों द्वारा असहमति हो तो असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है साधारण विधेयक में। वहीं धन विधेयक की अगर हम बात करें तो संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। धन विधेयक में किसी भी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान नहीं है, क्योंकि इस पे अवरोध उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा को लिमिटेड शक्ति दी गई है। क्यों? क्योंकि ना तो उसे वो अस्वीकार कर सकती है, न ही उसे जो है किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं। जब विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं तो संयुक्त बैठक का प्रावधान भी कहाँ से होगा। ठीक है, तो धन विधेयक में किसी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, जबकि साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आठवां है, इसे लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक, वहीं धन विधेयक में लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक। नौवां पॉइंट है, साधारण विधेयक अस्वीकृति पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। यानी साधारण विधेयक अगर है तो उसे राष्ट्रपति जो अस्वीकृत भी कर सकता है, पारित भी कर सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। लेकिन धन विधेयक की अगर बात आएगी तो इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन में कूट बना करके देता है इनके अंतर। आई होप आपको साधारण विधेयक और धन विधेयक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चंस यहीं से कवर होते हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक से ही है। इसे आप अच्छे से पढ़िए, 1 से 2 बार और देखिए, समझिए। बहुत ही आसान शब्दों में दिया गया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।